आजकल बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है क्या वो कोलैप्स कर गई है। आज जो 2024 के अंदर जिन हालात के अंदर रियल एस्टेट मार्केट चल रही है, क्या ये अब ऐसे ही चलेगी? क्या अगले 5 से 7 साल इसका उठना और वो जो लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, क्या उनको कोई रिटर्न मिलेगा? तो सबसे पहले इस सारी चीज़ को सामने रख के हम ये बात करते हैं कि आज जो मार्केट जिस क्रैश को देख रही है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर हम पीछे जाएं, आज से 2 डेकेड्स पीछे जाएं, तो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर 2005-07 उसके अंदर भी हमने रियल एस्टेट का बूम देखा। फिर 2008 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो स्लम आया, और फिर पाकिस्तान में स्पेशली 2013-14 के अंदर फिर हमने बूम देखा, लेकिन मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई। 2018-19 फिर बेहतर गया, लेकिन बाद में कोविड के अंदर मार्केट फिर नीचे चली गई रियल एस्टेट की। लेकिन इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब सारे रिलीफ मिले तो ये इंडस्ट्री फिर बूम को टच किया और 2022 को ऑल टाइम हाई पे थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट जब नीचे आई तो आज 2023 के बाद और 2024 में बिल्कुल जो प्रॉपर्टीज़ एक टाइम के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स दे रही होती थी, अगर मैं मिसाल के साथ बात करूं तो जो करोड़ रुपए की चीज़ थी वो आज 70 लाख और 60 लाख और इवन 50 लाख की आई हुई है। 30 से 40% की करेक्शन है। इसकी क्या वजूहात हैं? अगर हम सबको एक एक करके बात करना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ वजह हर इंसान को पता है। जैसे इसमें एक सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो इन्फ्लेशन रेट है। जब आपके मुल्क के अंदर बैंक ही 22-23% रिटर्न दे रहा हो तो कोई सरमायादार क्यों पैसे लगाएगा? और दूसरी वजह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। जब लोगों का यकीन और ट्रस्ट ही नहीं होगा माशरे के ऊपर और कारोबार के ऊपर और हुकूमत के ऊपर, तो लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, जिससे उन्हें बेरोजगारी का सामना है। तो इन सारी बातों को जहन नशी रख के मैं आपके साथ आज कुछ चीज़ों को शेयर करूंगा, जिससे कम से कम ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री की मार्केट के अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है। चूँकि ये हमेशा से रियल वैल्यू होल्ड करती है। ये रियल एस्टेट इसीलिए कहलाई जाती है क्योंकि ये रियल है, टेंजेबल एसेट है और इसका यूज़ केस बहुत हाई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको इस्तेमाल कौन करते हैं, इसको इस्तेमाल लोग करते हैं, आबादी करती है। और पॉपुलेशन के अगर हम हालात देखें, 2023 की मरदमशुमारी का अगर हम नंबर देखें तो 24 करोड़ 15 लाख की आबादी पाकिस्तान की हो गई है। और अगर हम इसका फिगर 2017 से 2023 में देखें तो ये 2.5% यानी 2.5% सालाना ग्रोथ हुई है आबादी के अंदर, जिसमें से 2017 के अंदर जो शहरों की आबादी थी वो तकरीबन 75 मिलियन थी, 7-7.5 करोड़। लेकिन यही आबादी 2023 के अंदर तकरीबन 96 मिलियन हो गई। ये जो लोग हैं, जिन लोगों की मज़ीद ज़रूरियात हैं, जिन लोगों की रिहाइश है, ख़ानदान है, अगर हम औसतन देखें तो एक हाउस होल्ड के अंदर, एक घर के अंदर तकरीबन 5 से 6 अफराद रहते हैं। तो ये जो आबादी का तनासुब बड़ा है, इसको मज़ीद रियल एस्टेट चाहिए, मज़ीद रिहाइश चाहिए। दूसरी चीज़ हाउसिंग का डेफिसिट है कि हमारे पास उतने घर ही नहीं हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। इन 6 सालों के अंदर जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया, तकरीबन 19 मिलियन 1 करोड़ 90 लाख की आबादी बढ़ी है सिर्फ शहरों के अंदर। तो क्या आप बता सकते हैं कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद इतने बड़े शहरों में जब इतनी आबादी मज़ीद बढ़ गई तो क्या मज़ीद रिहाइश भी बढ़ी, घर बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, जहाँ पे उन लोगों ने जॉब्स करनी है, जिन मार्केट्स के अंदर उन्होंने जाना है, क्या वो रियल एस्टेट मज़ीद बढ़ी? अगर आप 2020 की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देखें तो तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में 10 मिलियन का हाउसिंग का शॉर्टफॉल है। क्या ये शॉर्टफॉल मज़ीद बढ़ नहीं रहा? एक रिसर्च के मुताबिक रावलपिंडी जैसे शहर में 2017 से लेकर 23 तक 66,000 नए घर बने। तो इतनी बड़ी सप्लाई के बाद भी क्या ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है हाउसिंग की, ये पूरी हो रही है? क्या रियल एस्टेट की डिमांड जो चाहिए थी वो मुकम्मल हो चुकी है? अगला पॉइंट जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो है फॉरेन रेमिटेंस। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई शहरी यहाँ से दूर जाते हैं और वहाँ पे मेहनत से कमा के और किसी कारोबार में, किसी नौकरी से वापस अपने घर वालों के पास, अपने प्यारों के पास पैसे भेजते हैं। अगर इन पैसों को नंबर्स के अंदर देखा जाए तो 2.5 अरब डॉलर आते हैं। ये अगर सालाना देखा जाए तो पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस की मद में 30 अरब डॉलर हर साल आ रहा है पाकिस्तान में। अब ये पैसा जितना भी आ रहा है, ये बुनियादी ज़रूरियात जो भी किसी घर की हैं वो पूरा होने के बाद वो पैसा जो सरप्लस में होता है वो कहाँ पे जाता है? वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ में आता है। और पाकिस्तान के अंदर स्टॉक्स के अंदर और म्यूचुअल फंड्स के अंदर और बैंकिंग प्रोडक्ट्स में ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट पार्क नहीं करते। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमेशा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ही आती है।
और इस इंडस्ट्री में ये सारी अमाउंट और सारे पैसे पार्क होने की वजह क्या है? आप जानते हैं, जैसे इसमें टैक्स ब्रेक्स हैं, यहाँ पे प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कैपिटल गेंस कंपाउंडेड बहुत एक्सुबरेंट किस्म के हैं, और फिर इसके कंपैरेटिवली अगर स्टॉक्स की बात करें या बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स की ऑप्शन यानी म्यूचुअल फंड्स की और जिस तरीके से बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। लेकिन हाँ, जब बैंक ने 23-24% देना शुरू कर दिया तो लोगों के पैसे वहाँ पे भी पार्क होना शुरू हो गए। तो अगर इस सारी चीज़ को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज किया जाए और एक दफ़ा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात की जाए कि जो लोग भी हमारे बाहर जाते हैं वो जब वापस पैसे भेजते हैं तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ही आती है। अगली चीज़ जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई के नंबर। 2021 में हमारे मुल्क में 22% इन्फ्लेशन थी और फिर 2023 में यही नंबर 29 से 30% तक चला गया। अगर इन सारी प्राइसेस को देखा जाए तो जहाँ पे रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हुई जिसका अफेक्ट फ़ौरन हम लोग सब देख रहे होते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री की इस टाइम के अंदर डिमांड ना होने की वजह से ये सारा अफेक्ट हम नहीं देख पाए। सरिया तब भी महंगा हुआ, सीमेंट भी महंगा हुआ, और स्पेशली जब डॉलर इतना ऊपर चला गया और उसके मुकाबले में हमारा पैसा इतना गिरा, तो जिसकी वजह से जितनी भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, मोस्टली फिनिशिंग के अंदर इम्पोर्टेड आइटम्स इस्तेमाल होती हैं, वो सब की सब आसमानों से बातें करने लग गई। लेकिन डिमांड ना होने की वजह से और मार्केट के अंदर उस प्राइस के ना मिलने की वजह से लोग मजबूर हैं आज सस्ती रियल एस्टेट भी बेचने के लिए। जैसे ही इसका अफेक्ट यानी महंगाई का अफेक्ट इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर आएगा और वापस डिमांड क्रिएट हो जाएगी, और डिमांड क्रिएट होने का सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो ये है कि जब बैंक अपना रेट कम कर देगा तो फिर हमें नज़र आएगा कि डिमांड तेज़ होने की वजह से ये सारी रियल एस्टेट की जो प्राइसेस हैं ये आसमानों से बातें करेंगी और किराए महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी अगर आप ख़ुद भी घर बनाना चाहें, आप ख़ुद भी कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहें तो उस महंगाई की वजह से आप नहीं बना सकते। लेकिन आज जो मौका है, जिस डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आप परचेज़ कर सकते हैं, वो मौका दोबारा नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट है मनी सप्लाई का, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब से पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है, यानी जब से पैसा छप रहा है, हमेशा से इसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड एसेट होता है जिसको गोल्ड के रिजर्व कहा जाते हैं। जितना पैसा छापा जाता है वो इस बुनियाद के ऊपर छापा जाता है कि पीछे गोल्ड के रिजर्व होंगे। 1971 के बाद ये वादा भी ख़त्म हो गया, यानी पेपर के पीछे इस करेंसी के पीछे जो आपकी जेब में है, इसके पीछे जो एसेट है, जो गोल्ड है, इस मुआहदे को भी ख़त्म कर दिया गया। आज जो आपकी जेब में पैसा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है हामले हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा, ये सवालिया निशान है। आया ये वादा सच्चा है या झूठा है, ये मैं आप तक छोड़ता हूँ कि आप ज़रूर इसकी तहकीक करें ताकि आपको भी अपने फ्यूचर के फैसले लेते हुए आसानी हो। अमेरिका के अंदर इस चीज़ को कंट्रोल करता है फेडरल रिजर्व, यानी उसकी स्वाबदीद के ऊपर है कि वो जितना मर्जी नोट छाप दे। कोरोना के अंदर इंटायर मनी सर्कुलेशन का एक साल 2020 के अंदर 40% छाप दिया गया। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो जितना मर्जी पैसा छाप दे, और इस फिगर को वो शो करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर M2 के अंदर। M2 यानी इंटायर मनी सर्कुलेशन बताता है, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि सिर्फ करेंसी कितनी है, इसमें बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं, यानी जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर फॉरेन करेंसी के अंदर तब्दील हो जाए। अगर आप M2 का फिगर देखें तो ये हर 5 साल के बाद अपनी वैल्यू को डबल कर देता है, यानी 13 से 14% कंपाउंडेड हर साल हमारे पास पैसा छप रहा है। अगर हम बात करें 2013 की, तो 2013 में मनी सर्कुलेशन 8,880 अरब की थी, और उसके पूरे 5 साल बाद 2018 में यही मनी सर्कुलेशन 16,000 अरब पे चली गई, और 2023 के अंदर 32,000 अरब रुपए के ऊपर ये मनी सर्कुलेशन पहुंच गई। तो ये जो तेज़ी से छपता हुआ पैसा है, इसने किसी हाथों में तो आना है। हाँ, हम समझते हैं क्योंकि हमारा सरमायादारी माहौल है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, हर हाथ में ये पैसा नहीं आता, यानी अमीर हाथों में ये दोबारा से पैसा आता है। अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जिन अमीर हाथों के पास ये पैसा आता है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ यानी दुनिया के अंदर जो रहने की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनकी रोटी, उनके घर की ज़रूरत, उनकी सवारी की ज़रूरत, वो बहुत आसान दर्जे के अंदर पूरी है। तो वो पैसा दोबारा से इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है, और वही पैसा दोबारा से वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को दोबारा से सोचें और अपनी थोड़ी सी खुद रिसर्च करें,
तो हमें ये देखने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आया रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2024 में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, अब क्या इसको 5-10 साल उठते हुए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई। और वो फैक्टर्स क्या थे? वो पॉपुलेशन का फैक्टर्स था जो डिमांड को क्रिएट करता है, वो हाउसिंग के डेफिसिट का फैक्टर था जो डिमांड को क्रिएट करता है, वो इन्फ्लेशन का, मनी डिवैल्यूएशन का और फिर पेपर करेंसी के छपने का। ये सारे बहुत अहम तरीक़ेकार और अहम फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा काम करके और थोड़ी सी रिसर्च करके आप ये जान सकते हैं कि जो रियल एस्टेट है इसकी हमेशा से एक वैल्यू है और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हम अभी जहाँ पे बैठे हुए हैं ये भी एक रियल एस्टेट है। हम यहाँ से जाएंगे और बाहर किसी बाज़ार में जाएंगे, वो एक रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसको किसी एक साल के अंदर तोलना कि आया इसमें मुनाफा हो गया या नुकसान हो गया, ये इस इंडस्ट्री के साथ नाइंसाफ़ी। क्योंकि ये इंडस्ट्री आराम से उठती है, हाई टिकट आइटम है, इसके अंदर जो ग्रोथ है और जो एप्रिसिएशन है वो कंपाउंडेड है और कंपाउंडेड इफेक्ट आपको 1 साल या 2 साल के अंदर नहीं नज़र आता। वो जितना अरसा आपकी इन्वेस्टमेंट रिटेन होगी उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले भी नीचे आ गई थी और आगे जाके बंदा फिर सोचे कि वो जो डाउन ट्रेंड है वो कब आएगा, इसको समझना बहुत मुश्किल है कि वो जो क्लिफ का एंड है वो मैं आज ही गेज कर लूँ कि आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ और 3 साल 2 साल बाद मुझे ये समझ आ जाए या किसी तरीके से पता चल जाए कि भाई उसके बाद दोबारा खाई है, यानी उसके बाद मार्केट दोबारा कोलैप्स करेगी, फिर तो हर बंदा ही प्रॉफिट के अंदर होगा। इसलिए समझने की बात है कि सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो फिर किसी के ऊपर अंधा एतबार करके ना करें। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि लर्निंग सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अच्छी लर्निंग के साथ, अच्छी रिसर्च के साथ, कंपैटिटिव एनालिसिस के साथ और कुछ वैल्यूएशंस को रन करने के बाद रियल एस्टेट हमेशा से ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट पार कर सकते हैं। और फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने अगर कर दी है तो उसको कुछ अर्सा होल्ड करें और फिर आप देखें कि उसके अंदर कंपाउंडेड ग्रोथ कितनी आती है। उस नंबर्स को आप पहले से जहन नशी कर लें, यानी आपके गोल बड़े क्लियर होने चाहिए। रियल एस्टेट में नॉर्मली लोग 3 वजूहात की वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। या उन्हें मुनाफा चाहिए, कैपिटल गेन चाहिए। ये वो मजमा है जो पहले दिन से इस बात के लिए एंटर हुआ कि या तो मैंने इन्फ्लेशन को हेज करना है या मेरा कोई और गोल है, यानी मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना है, मैंने बच्चों की शादियां करनी है, मैं आज अपने इजाफी पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ और कल फ्यूचर में एक गेन से निकाल के एक प्रॉफिट रियलाइज़ करा के मैं वो सारे गोल्स अचीव कर लूँगा। तो ये तो पहले लोग हो गए। दूसरे वो लोग हैं जिनको पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम वालों को बहुत ज़रूरी है ये देखना कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट और किस जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आया वो शॉपिंग मॉल्स हैं? अगर शॉपिंग मॉल्स हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पाकिस्तान में ये जो ट्रेंड है शॉपिंग मॉल का, ये कितना बूम पकड़ रहा है। लेकिन अगर वो छोटी मोटी दुकान है जिसका यूज़ केस हाई नहीं है, जैसे आम तौर पे हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें नीचे 3-4 दुकानें खुल जाती हैं और ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, उन 3-4 दुकानों को रेंट पे लगाना ये भी आसान नहीं है। और फिर उनके ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं, क्या वो बहुत फिजिबल जगह है जहाँ पे फैमिलीज़ आके रहें? ये लोगों की अपनी रिसर्च और अपने नंबर्स उनको इसके डिसीजन लेने पे आसान और आमादा करेंगे। और तीसरी चीज़ है, लोगों को पोजेशन चाहिए होती है रियल एस्टेट में। तो अगर आपका पोजेशन का गोल है तो फिर तो आपको अलहदा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, यानी लोकेशन कैसी है, लोकेशन कहाँ पे है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा है, सिक्योरिटी के वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ पे बेसिक यूटिलिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो अगर इन तीनों गोल्स में से कोई भी गोल आपका है रियल एस्टेट के अंदर, तो उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी लर्निंग स्टार्ट में कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको किसी को ये ताना ना देना पड़े कि तुमने मेरा नुकसान करवा दिया। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इतना आसान फ़ैसला नहीं है कि अपनी सालों की जमा पूंजी को जब आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में पार्क करें और फिर इन सारे पैरामीटर्स को भी बड़ा क्लोजली देखें। लेकिन कम से कम दर्जे में ये तो देखा जा सकता है कि जिन डेवलपर्स के साथ या जिन लोगों के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें, क्या उनकी एथिकल प्रैक्टिसेस और वो उनका जो प्रोडक्ट है जो भी वो बेच रहे हैं, क्या वो इस्लाम के शरई उसूलों के मुताबिक है। रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए और वो स्कैम की वजह सबको पता है कि पिंडी इस्लामाबाद में ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे थे कि आप आज इन्वेस्टमेंट करें और अगले महीने से ना बनी हुई बिल्डिंग से आप किराया लेना शुरू कर दें। जब इस बात को अक्ल ही तस्लीम नहीं करती कि ना बनी हुई चीज़ कैसे किराया देगी, तो बाद में जब लोग मरते हैं वो सिर्फ लालच की वजह से मरते हैं। और दूसरी बात ये कि चलें 2024 के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स भी कर गई,
लेकिन अगर आपने तो इन्वेस्टमेंट जो की वो कुछ देखभाल के की, और अगर वो देखभाल की और अच्छी रिसर्च के बाद आपने इन्वेस्टमेंट की, तो खुदारा इस टाइम से परेशान हो के उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट ना करें। ये अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि एक वक्त आएगा जब ये प्रॉपर्टीज़ दोबारा बूम में जाएंगी और फिर आपको इस बात के ऊपर पछतावा होगा।